नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, वो एग्रोनॉमी का जो हमारा टॉपिक है, क्रॉप नंबर है जो हमारी पर्ल मिलेट, इसके बारे में हम क्या है बात करने वाले हैं। देखिए, पर्ल मिलेट है, इसको हिंदी में बोला जाएगा बाजरा। अब आपको बता दें कि बाजरा है जो इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और उन जितने भी तमाम सारे क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में यहां पर क्या करेंगे, हम बात करेंगे। साथियों, यहां से जो जानकारी आपको दी जाएगी पर्ल मिलेट के बारे में, बाजरे के बारे में, वो YouTube पर किसी भी क्लास को आप देख लेना, यहां से कम ही जानकारी मिलेगी। यहां आपको इतना गहराई से पढ़ा दिया जाएगा कि क्वेश्चन यहां से किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप इस क्लास को पूरी मतलब एक अच्छी तरह से देखोगे और इसका आनंद उठाओगे, है ना। तो हम बात करेंगे पर्ल मिलेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? पर्ल मिलेट के बारे में। सबसे पहले बता देते हैं, इसको बोलते हैं बाजरा। क्या बोलेंगे बच्चों? बाजरा, इसे बोलेंगे बाजरा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई बाजरा क्यों आता है हमारे सिलेबस में। सार्वधिक देखिए, एक तो ये हमारी राजस्थान की जो जलवायु है उसके हिसाब से सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान में जल की कमी है और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? गर्म है। तो दोनों चीज इसके लिए चाहिए, तो इसीलिए ये हमारे राजस्थान की जलवायु के हिसाब से कैसा है? बहुत अच्छा है। अब इसकी एक एक सामान्य जो जानकारी है उनको हम लिखेंगे और आपको भी इसमें साथ में भागीदारी निभानी है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे बॉटनिकल नेम के बारे में। बॉटनिकल नेम मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम रहते हैं जितने भी आपके वानस्पतिक पौधे हैं, लेकिन अगर जंतुओं के आते हैं तो उन्हें जूलॉजिकल नेम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वो जंतु नाम होते हैं। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, इसको बोलेंगे वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, है ना। तो ये होता है इसका पेनिसेटम, पेनिसेटम ग्लूकम। ठीक है, अब इसको ना वर्तमान में एक नाम से और जाना जा रहा है, जो इसका नया नाम आया है निकल करके, वो नाम है इसका पेनिसेटम टॉयफॉइडिस। क्या है? ग्लूकम के साथ साथ आप टॉयफॉइडिस भी लिख सकते हो। ठीक है भाई। अब देखो, इसका एक पुराना नाम भी था, उस पुराने नाम क्या था? वो था पेनिसेटम अमेरिकनम। पेनिसेटम अमेरिकनम, अमेरिकनम। तो तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाए, वो किससे रिलेटेड रहेगा? वो आपके बाजरे से ही रिलेटेड रहने वाला है। इसका ये आपका पुराना नाम था, पुराने समय में बोला जाता था। अब जो वर्तमान में नए आ गए वो टॉयफॉइडिस आ गया। इसी के साथ अगर बात करें तो एक ग्लूकम है जो आपका वो है ही। अब बात करते हैं इसमें कुल कि ये किस कुल का है। भाई इसकी फैमिली है जो, वो किस फैमिली का है? ये फैमिली है जो इसकी वो क्या है? देखिए, फैमिली है इसकी ग्रेमिनी। ग्रेमिनी, या फिर आप इसे पोएसी भी बोल सकते हैं, पोएसी। या फिर आप इसे किस नाम से जान सकते हैं? घासकुल। किस नाम से जान सकते हैं बच्चों? घासकुल के नाम से भी इसे जान सकते हैं। आपकी जितनी भी ये जो क्रॉप हैं, कौन सी सीरियल क्रॉप हैं, ये लगभग इनकी फैमिली सभी की क्या रहेगी? ग्रेमनी रहेगी। इस ग्रेमनी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ग्रेमनी का दूसरा नाम पोएसी हो जाएगा, या इसे घासकुल के नाम से भी हम जान सकते हैं। इसी के साथ जो आगे बात करें कि इसमें क्रोमोसोम जो संख्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है ये 2n बराबर कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? वो होते हैं आपके 14। ये होते हैं इसमें गुणसूत्र। इसी के साथ अगर बात करें कि इसकी उत्पत्ति यानी कि इसका ऑर्गन क्या है, उत्पत्ति केंद्र क्या है, उत्पत्ति
केंद्र, तो उत्पत्ति केंद्र है जो वो है इसका अफ्रीका। क्या है बच्चों? अफ्रीका। इसका जो उत्पत्ति केंद्र है ये अफ्रीका है। अब अफ्रीका ये जो उद्गम केंद्र है ना, ये एक वेविलोव नामक एक वैज्ञानिक था, उसने सभी फसलों के उत्पत्ति केंद्र दिए थे। उसने क्या किया कि उसने ये बताया कि जहां पर जो फसल अधिक मात्रा में मिलती है या फिर जंगली रूप में उगी हुई पाई जाती है वो क्या कहलाता है, उसी फसल का क्या कहलाएगा, उद्गम केंद्र कहलाएगा। इसीलिए जो सर्वमान्य तर्क माना जाता है, मतलब जो सत्य माना जाता है, वो वेविलोव का ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो दिया था ये तर्क, ये वास्तव में बहुत ज्यादा सही सिद्ध होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, तो इसके फल प्रकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फल प्रकार। देखिए फल प्रकार ये होता है इसका कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस कौन सा होता है भाई? ये होता है कैरियोप्सिस। फल प्रकार है वो कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है। इसी के साथ हम बात करें कि इसका उद्गम, भाई ये जो हमारे जो मतलब इसकी खेती कब किस समय से स्टार्ट हुई, किस समय से बाजरे की खेती स्टार्ट हुई, तो ये हुई थी आपकी 1800 ईसा पूर्व, 1800 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व से इसकी खेती प्रारंभ की गई। प्रारंभ की गई, ठीक है बच्चों, की गई। ये देखो भाई, देखो क्या हुआ था कि हमारे देश में जो हमारा भारत देश है नन्ना मुन्ना, उसमें क्या है, बहुत सारी जो क्रॉप हैं, बहुत सारे फ्रूट हैं, उन्हें पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। ये तो आप विशेष जानते हैं। लेकिन कारण क्या था कि कुछ चीजों को और जैसे अफ्रीका वाले हैं वो लाए थे यहाँ पर, कुछ को पुर्तगाली लाए थे, तो ये चीज तो यहाँ पर आ गई। इसी के साथ आपको पता होगा, एक पूछ रहा था कि वास्को डी गामा ने बाजरे की उसकी भारत की खोज की थी, बाजरे की नहीं भारत की। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की। अब एक बच्चा पूछ रहा था सर ये जो वास्को डी गामा था ये शादीशुदा था क्या? तो देखो वास्को डी गामा, मैंने उससे यही बोला कि अगर वास्को डी गामा शादीशुदा होता तो वो निश्चित तौर पर भारत की खोज नहीं कर पाता, क्योंकि वो अगर खोज करने के लिए आता तो उसकी पत्नी क्या बोलती, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, मैं भी चलूंगी, और यही सत्यानाश हो जाता और हमारे भारत की खोज नहीं हो पाती। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, देखो ये तो एक मजाक की बात थी। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, तो ये किस तरह की फसल है, जो बाजरा है ये किस तरह की फसल है? ये आपकी है खरीफ की फसल है। जो फसल है ये फसल कैसी है? खरीफ की, ठीक है, ये खरीफ की है। इसी के साथ ये C4 है। कैसी है भाई? C4। अब आपको बताता हूं, देखो C4 बहुत आपको देखने को मिलेगा। जो हमारी जितनी भी क्रॉप हैं, जिस भी क्रॉप को हम पढ़ेंगे उसमें C4 बहुत देखने को मिलेगा। SDP, LDP, DNP ये सभी देखने को मिलेंगे। तो देखो ये जो C4 है ये होता है हैच या स्लैग चक्र के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सॉरी वो ये तीन तरह के चक्र रहते हैं। एक होता है आपका C3, एक होता है आपका C4 और एक होता है आपका कैम चक्र। अब जो C3 चक्र है आपका, कौन सा C3? ये जो C3 चक्र होता है इसे बोला जाता है स्लेक चक्र, यानी कि इसे केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस चक्र को बोला जाता है हैच चक्र। इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, प्रथम स्थायी उत्पाद, स्थायी उत्पाद वो क्या बनता है? वो बनता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल ये बनता है, ठीक है भाई। इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो बनता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसी के साथ ये कैसी है? एक SDP प्लांट है।
SDP। SDP का अर्थ होता है शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि इसको कम प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके बारे में भी गार्डनर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी प्रकाश दीप्तिकालिता है इसकी खोज की थी, गार्डनर ने की थी। ठीक है, गार्डनर, आपको ये भी याद रखना है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो ये पर परागण होता है इसमें। देखो परागण, अगर पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन या फिर हम बोले परागण, तो बच्चों परागण जो इसमें होता है वो होता है पर परागण। पर परागण इसे बोला जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है भाई, इसे क्या बोला जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। इसी के साथ अगर हम बात करें इसका जो पुष्प क्रम है, इसका पुष्प क्रम है वो कैसा होता है, पुष्प क्रम, यह है पुष्प क्रम, यह होता है आपका सिलेंड्रिकल पेनिकल। सिलेंड्रिकल पेनिकल, आपको इसमें यह याद रखना है जो ये सिलेंड्रिकल पेनिकल कैसे होता है। देखो ये आपका बाजरा लगा हुआ है, ठीक है, ये इसमें हम दाने बना देते हैं छोटे छोटे से, ये लो साहब, ठीक है। इसमें से यहां से क्या है, इसका जो ये पुष्प वृंत है ये कैसा होता है, बड़ा होता है भाई। ये पत्तियां भी बना दो भाई, ये बना दी, ठीक है, एक और पत्ती बना दो, ये बना दी सर, है ना। अब देखो ये लो जी, इसकी जो पत्ती होती है, ये तना हो गया इसका। जो आपके सिलेंड्रिकल जो पेनिकल होते हैं इनमें जो पुष्प वृंत है इसकी लंबाई अधिक होती है, और जो फल लगता है ना वो अंतिम छोर पर लगता है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सिलेंड्रिकल पेनिकल, क्योंकि ये कैसा है, बेलनाकार है। कैसा है, बेलनाकार, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाएगा, सिलेंड्रिकल पेनिकल। इसी के साथ अगर हम बात करें बच्चों की ये किस तरह की क्रॉप है, देखो ये है एक प्रोटोगाइनी, ये है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी अब क्या होती है, देखो इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अब आप पूछोगे सर प्रोटोगाइनी क्या होती है, देखो प्रोटोगाइनी में क्या होता है, आपको पता है हर एक पौधे में नर और मादा भाग होता है। एक कौन सा भाग रहेगा, नर, और एक रहेगा आपका मादा, यानी कि मेल एंड फीमेल रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोटोगाइनी होती है इसमें नर भाग तो होता है बाद में परिपक्व, बाद में परिपक्व, लेकिन जो आपका मादा भाग है ये पहले परिपक्व हो जाता है, पहले परिपक्व। देखो जिन फसलों में नर भाग से पहले मादा भाग परिपक्व हो जाए वो कौन सी फसलें कहलाती हैं, प्रोटोगाइनी फसलें कहलाती हैं। अगर जिन फसलों में नर भाग पहले परिपक्व हो जाए और मादा भाग बाद में परिपक्व हो तो वो कौन सी फसलें कहलाती हैं, वो प्रोटो एंड्री कहलाती हैं। और ये समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है आपके मक्का में, किसमें, मेज या फिर मक्का में। इसी के साथ अगर हम बच्चों आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे कि इसको कॉमन नामों से किस किस नामों से जाना जाता है। भाई देखो बाजरा है, इसे एक नाम से तो सब जानते हैं कि ये गरीब का भोजन कहलाता है। गरीब का भोजन क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है गरीब का भोजन, या पुअर मैन ऑफ फूड कहलाता है। क्या कहलाता है, गरीब का भोजन कहलाता है। इसी के साथ आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे उतार लीजिए। इसी के साथ हम आगे बात करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे कि भाई बाजरा है इसका उत्पादन आखिर कहां पर होता है सर्वाधिक। तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक देखो
भारत में सर्वाधिक उत्पादन वो होता है इसका कहां पर भाई, राजस्थान में। कहां पर होता है बच्चों, ये होता है राजस्थान, ये लो पूरा लिख दो, राजस्थान। ठीक है, इसकी है रैंक फर्स्ट, फर्स्ट रैंक है भाई भारत की, वो राजस्थान की आ गई फर्स्ट रैंक। इसके साथ हमें ये याद रखना है विशेष तो कि भाई ये बाजरा है हमारे भारत देश में किस स्थान पर नहीं उगाया जाता, तो एकमात्र ये पश्चिम बंगाल है, जो आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल में बाजरा नहीं उगाया जाता, बाजरा नहीं उगाया जाता, उगाया जाता। ठीक है, ये याद रखना है कि जो पश्चिम बंगाल है आपका, वहां पर ये बाजरा है वो क्या है, नहीं उगाया जाता है। अगर इसी के साथ और देखें तो इसके पोषक मान के बारे में भी बात करेंगे कि भाई जो बाजरा है आपका, इसके पोषक मान क्या हैं, कि वास्तव में इसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, प्रोटीन है, वसा है, ये सब किस मात्रा में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम बात करते हैं इसका पोषक मान, पोषक मान। तो देखो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, भाई प्रोटीन है ना, जो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन पाई जाती है इसमें कितनी, ये पाई जाती है 11.6%। कितनी पाई जाती है भाई, 11.6%। ये ले लेते हैं, देखो प्रोटीन कितनी पाई जा रही है, 11.6%। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट किस अनुपात में पाया जाता है, देखो सबसे पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी सीरियल क्रॉप है, जितनी भी आपकी सीरियल क्रॉप है, उन सब में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो किस में होती है, बाजरे में होती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा, सर्वाधिक प्रोटीन। मैं फिर बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे सीरियल क्रॉप के बारे में, और सीरियल क्रॉप को ही ध्यान रखना है। अगर पूरा पूछ ले सब में तो वो होगी सोयाबीन में, और आपको पता है वो भी 42% के आसपास होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये होता है इसमें 67%। फिक्स पूछे तो 67%। अगर आपको रेशो दे के पूछ ले कि कितने से कितने हो सकता है, तो वो हो सकता है 67 से 73% हो सकता है। अगर बिल्कुल फिक्स की बात करें तो 67% या परसेंटेज ही होगा। अगर इसी के साथ बात करें खनिज लवण के बारे में, खनिज लवण, भाई खनिज लवण भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, 2.7%। ये भी आपके सर्वाधिक हैं, सर्वाधिक। ठीक है, ये भी सर्वाधिक पाए जाते हैं किसमें, आपके बाजरा में। रही बात आपकी वसा की, वसा भी देख लो। देखो आपको पता है वसा है, जो वसा है आपकी, ये वसा क्या क्या काम करती है, शरीर को मोटा करने का काम करती है। क्या काम करती है, मोटा करने का। और ये जो पाई जाती है ना, वो पाई जाती है 5%। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 5%। ये है आपकी खाद्यान्त में सर्वाधिक है, खाद्यान्त में सर्वाधिक। भाई खाद्यान्त में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, बाजरा में। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट है, इसके 1 ग्राम अणु से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है, 4 कैलोरी। लेकिन वसा के 1 ग्राम अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
कितनी प्राप्त होती है भाई? 9 कैलोरी। सर्वाधिक इसी से होती है, अगर फिक्स पूछ ले तो वो है 9.3 कैलोरी। कितनी प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी इससे क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। यही इसमें देखो जो आपका बाजरा है, ये तो आपको पता है कि बाजरे में फास्फोरस तो पाई जाती है। फास्फोरस, बाजरे का जो दाना है ये फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। लेकिन जो इसमें फास्फोरस पाई जाती है ना पूरी 100%, उस 100% में जो ये पाई जा रही है उसमें फाइटीन के रूप में पाई जाती है। फास्फोरस, फाइटीन किस रूप में पाई जाएगी भाई? फाइटीन के रूप में। और ये लगभग 80% पाई जाती है। जितनी आपकी फास्फोरस टोटल पाई जा रही है बाजरे के दाने में, उसमें से लगभग जो फास्फोरस है जो फाइटीन के रूप में पाई जा रही है वो कितने प्रतिशत पाई जा रही है? लगभग 80% पाई जा रही है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसे सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। बाजरा आपकी जो फसल है, बाजरा या बाजरे को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है। अब ये तो आपको पता है भाई, कम पानी की तो आवश्यकता होती है और इसी कारण इसे राजस्थान में ज्यादा इसकी खेती की जाती है। अब इसको आखिरकार कितने जल की आवश्यकता होती है? अगर इसकी जल मांग देखें ना, जल मांग, तो इसकी जल मांग होती है 250 से 300 mm, जो लगभग सभी क्रॉप में सबसे कम मानी जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, तो वो बात करेंगे किसके बारे में कि भाई जो आपकी बाजरा है ये सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछ ले, देखो जितनी भी आपकी क्रॉप है ना, टोटल जो कंप्लीट क्रॉप है उनमें सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली है वो मोठ है। ठीक है, लेकिन सबसे मतलब आपकी जो सीरियल क्रॉप है, अनाज वाली जो फसलें हैं, उनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या करने वाली, सूखा सहन करने वाली, वो कौन सी है? वो बाजरा है। खाद्यान्न में बाजरा है। फिर एक बार ध्यान दे लीजिए, और जो ओवरऑल अगर पूछ ले, सब में पूछ ले, तो वो मोठ आएगी। ये विशेष थे और यहीं से क्वेश्चन आपको घुमाया जाएगा कि सबसे अधिक सूखा सहनशील, सूखा सहनशील, समझ रहे हो भाई? सब ये पूछ रहा है ओवरऑल, ओवरऑल यानी कि सब में पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है सब में, तो आपको बतानी है मोठ, इसमें आएगी आपकी मोठ। और अगर आपसे पूछता है कि भाई अनाज वाली फसलों में या खाद्यान्न में, तो खाद्यान्न में जो आएगी वो कौन सी आएगी आपकी? वो आएगी खाद्यान्न में सर्वाधिक सूखा सहनशील। ठीक है, तो ये कौन सी आएगी आपकी? बाजरा आएगी, बाजरा। ये आपकी जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न में ज्वार के बाद प्रथम स्थान रखती है सूखा सहनशील में। ज्वार भी काफी हद तक इसको भी पानी की कम आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें क्या है, वो अधिक समय तक बिना जल के रह सकती है। जैसे इसे कैमल क्रॉप क्यों बोला जाता है? उसे इसीलिए तो बोला जाता है, जैसे ऊंट है ना, बहुत समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, उसी प्रकार जो ज्वार है उसे भी अगर पानी ना दी जाए या सिंचाई नहीं की जाए तो वो भी काफी समय तक आपकी रह सकती है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करते हैं कि जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न में अगर बात करें तो बाजरे से अधिक इसमें सूखा सहनशील होती है। इसमें प्रोप जड़ें भी पाई जाती हैं। बाजरे में प्रोप जड़ें पाई जाती हैं, प्रोप जड़ें पाई जाती हैं। कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? प्रोप जड़ें पाई जाती हैं। अब ये प्रोप जड़ें कौन सी होती हैं ये भी बता देते हैं आपको। जो प्रोप जड़ें होती हैं ना आपकी, देखो आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा इसका पौधा, एक
ये हो गया बाली, ठीक है। ये इसमें बना दिए हमने दाने, ये लो साहब, ये इसका बना दिया हमने क्या, पुष्प वृंत। अब देखिए यहां से ये पत्ती निकली, ये आ गया, ये लो, बना लो भाई, जैसा बनता है बना लीजिए, समझना है खाली हमको, ठीक है। तो ये आ गई इसकी भूमि। अब भूमि से यहां से इसमें जड़ें निकलेंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी भाई। अब इसमें यहां पे ना इसको सहारा देने के लिए कुछ जड़ें होती हैं, देखना है आप देखना एक बार खेत में जाकर के, आपको पता चलेगा। यहां से इसमें कुछ जड़ें निकली हुई होती हैं। अब ये जो जड़ें होती हैं ना, ये लो एक पत्ती और बना दो, यहां से जो जड़ें निकली हुई होती है ना, इन्हीं जड़ों को बोला जाता है प्रोप जड़ें। और इसी के साथ ये जो जड़ें होती हैं वो कहलाती हैं सेमिनल, ये सेमिनल जड़ कहलाती हैं, सेमिनल। और ये हैं आपकी, ये कहलाती हैं क्राउन रूट, क्राउन रूट, ये क्राउन कहलाती हैं। तीन तरह की जड़ें पाई जाएंगी आपकी, क्राउन, सेमिनल और प्रोप। लेकिन प्रोप जड़ें किसमें, आपके बाजरा में, किसमें, बाजरा में। इसी के साथ ये ना स्वसिंचित फसल है। ये स्वसिंचित फसल कैसा है कि ये सेल्फ इरिटेड है, जो इसमें सिंचाई है, सिंचाई, सिंचाई के बारे में अगर बात करते हैं, सिंचाई के बारे में, तो जो सिंचाई है ये स्व सिंचित फसल है। अब स्वसिंचित का मतलब समझो, ये खुद की सिंचाई स्वयं ही कर लेती है, खुद की सिंचाई ये स्वयं ही कर लेती है। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे कर लेती है, भाई देखो ये ज्यादातर उगाई जाती है कब, जब सर्दी का सा मौसम आता है। तो क्या करते हैं, जब ओस ओस पड़ती है ना, ओस जब पाला पड़ता है तो वो पाला इन पत्तियों के ऊपर गिरता है, ठीक है। अब ये पत्ती है ना, इनके इनमें लेग्यूम भाग पाया जाता है, लेग्यूम भाग बोलते हैं इस तने के पास वाले भाग को। अब इसके ऊपर जब ये गिरती हैं, ओस की बूंदें जम जाती हैं, तो ये पानी बन के इनके सहारे नीचे जड़ों में चला जाता है पानी। और इसी तरह ये खुद को क्या कर लेती है, सिंचाई कर लेती हैं, खुद की क्या कर लेती हैं, सिंचाई कर लेती हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं कि बाजरे में, ये जो बाजरा है, इस बाजरे में मोटर सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं। मोटर सेल कोशिकाएं कौन सी होती हैं, मोटर सेल कोशिकाएं उन कोशिकाओं को बोला जाता है जो, जैसे अगर ज्यादा सूखा पड़ रहा है या अधिक धूप पड़ रही है, तो ये क्या करती हैं, जो पादप है उसको, जो वाष्प उत्सर्जन दर हो रही है उसमें, जो उसमें वाष्प बनकर जो पानी उड़ रहा है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, उस क्रिया को ये धीमा कर देती है। अब किस तरह से कर देंगी वही तो बताएंगे। देखिए बाजरे में वाटर सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं, वाटर सेल कोशिकाएं, ये वाटर सेल कोशिकाएं कहलाती हैं। या आप इन्हें ना दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, दूसरा नाम है इनका बुलिफॉर्म, बुलिफॉर्म कोशिकाएं, ठीक है। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, इसमें उपस्थित होती हैं, ठीक है। अब ये आपको बताता हूं कि ये जो वाटर सेल या फिर आपकी ये बुलिफॉर्म जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं आखिर होती कौन सी हैं। देखो ये सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पत्ती है आपकी, पत्ती के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ऊपरी भाग में। मतलब ये जो आपकी पत्ती है, कौन सी पत्ती है बच्चों, ये जो पत्ती है ना, इस पत्ती के ऊपरी भाग में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये आपका मान के चलिए सूर्य है, ठीक है। अब जब ये सूर्य की जो तेज लाइट आएगी, जो इसका प्रकाश आएगा, अगर वो अधिक तेजी से आता है तो प्रकाश संश्लेषण तेज करेगा, नहीं करेगा, तो इससे पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ये क्या करती हैं, जो पत्ती है उसको मोड़ देती है नीचे की तरफ। पत्ती को क्या करती हैं, ये मान लीजिए यहां से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, लेकिन ये क्या काम करती है, ये पत्ती है इसे नीचे की तरफ मोड़ देती है। अब इसका जो सतह है ना, जो इसका क्षेत्रफल है पत्ती का,
वो आधे से भी आधा रह जाता है। अब जब ये क्षेत्रफल घट जाएगा तो ये तो आपको भी पता है कि जब क्षेत्रफल ये नीचे की तरफ चली जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश की क्रिया चल रही थी, वो क्या हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की कम हो जाएगी, और इसी से क्या करती है, ये अपने आप को बचा लेती है। यहीं अगर हम बात करते हैं आगे, तो जल की जो अनुपस्थिति होती है, ये कार्य होता है कब, जब जल की अनुपस्थिति हो पौधे में, जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में। क्यों भाई, जब अगर आपके पास अगर जल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जल है तो कल है, पौधा मरेगा ही नहीं। अब अगर आपके पास जल नहीं है, सिंचाई नहीं दे पा रहे हैं आप पौधे को, तो पौधा निश्चित तौर पर मरेगा। लेकिन ये बुलिफॉर्म जो कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, पत्तियों को नीचे की तरफ मोड़ देती हैं, और इससे क्या है, इससे ये होता है कि जो वाष्प उत्सर्जन की जो दर है वो घट जाती है। इसी के साथ इसमें नरबंध्य जीन भी पाया जाता है। देखिए नरबंध्य जीन कौन सा पाया जाता है, नरबंध्य, इसको आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। देखो यहां देख लीजिए, नरबंध्य जीन है जो नरबंध्य जीन, वो पाया जाता है इसमें टिफ्ट 23A, टिफ्ट 23A। ठीक है, इसको जो खोजा था ना, वो आपका देखो, इसको खोजा गया था अलग समय पर, लेकिन इसको पौधे से निकाला गया था वो अलग समय पर निकाला गया था। अब इसको जो खोजने का कार्य किया था ना, वो एक वैज्ञानिक था बर्टन, और इसने इसको खोजा था साहब यूएसए में। कहां पर खोजा था बच्चों, यूएसए में। और ये 1960 में आपको प्राप्त हो गया था, 1960 में कंप्लीट बन करके क्या हो गया था, प्राप्त हो गया था। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे देखते हैं, तो आगे ये आता है कि जो आपका जो ये बाजरा है, इसे बोना किस तरह से चाहिए, बोने का तरीका। देखिए बोने का तरीका क्या है इसका, देखो एक आपके आरसी गौतम नामक एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने ये बताया कि अगर आप जैसे मैं बता रहा हूं ना आपको बोने का तरीका, वो मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, ये आरसी गौतम कह रहा था कि जैसे मैं बता रहा हूं ये बात, अगर आप इस तरह से क्या करते हैं, बाजरे की बुवाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी उत्पादन है, जो आपका उत्पादन दर है वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बाजरे को हमेशा लाइन में बोना चाहिए। किस में बोना चाहिए, लाइन में बोना चाहिए, उपयुक्त तरीका है। अब ऐसे तो आप चाहे कैसे ही बो दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ना तो आप किसी से रुके हैं ना कोई रोकने वाला है, लेकिन जो वास्तव में सही तरीका है वो कौन सा है, लाइन में बोने का। अब ये क्या कहते हैं, जो आपके आरसी गौतम हैं, आरसी गौतम कहते हैं, ये कहते हैं कि जो बाजरा है, देखो आपको ये समझना होगा, ये लो, ये है पूर्व दिशा, ये है आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है, पूर्व पश्चिम ये हो गई आपकी उत्तर, और ये हो गई आपकी दक्षिण, हो गई नहीं हो गई। अब ये क्या कहते हैं कि अगर जब आप बीज बो रहे हैं तो बीज की बुआई करनी चाहिए पूर्व से पश्चिम दिशा में, मतलब कि अगर आप इनको बो रहे हैं तो पूर्व से पश्चिम दिशा में करनी चाहिए। जो ट्रैक्टर है आपका वो पूर्व से पश्चिम दिशा में लाव करता हुए जो लाइनिंग है, ठीक है, ये पंक्तियां हैं आपकी, ये पंक्तियां बन जाती है इस तरह से कि पूर्व से पश्चिम दिशा में बोना चाहिए। ठीक है भाई, ये क्या कहते हैं कि इसे पूर्व से पश्चिम दिशा में बोना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि पंक्ति से पंक्ति है जो, वो किस दिशा में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी उत्तर से दक्षिण दिशा में। पंक्ति से पंक्ति किस दिशा में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बच्चों, ये होनी चाहिए उत्तर दिशा में। अब ये तो देखो इसके कहने की बात है,
जब बंदा पूर्व से पश्चिम दिशा में इसको लाइन में बो रहा है तो पंक्ति तो अपने आप ही वो किस दिशा में बनेंगी, उत्तर से दक्षिण में। तो ये चीज क्या कहता है, ये बोलता है कि इसे अगर आप बो रहे हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में पंक्ति होनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति वो कैसे रहनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत सरल क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप वहां पर लोटपोट हो जाओगे ऐसे क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ क्या है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देकर चलना है। अगर सबसे अच्छे उपकरण की बात करें, सबसे अच्छा उपकरण बोने का वो है आपका सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, वर्टिकम सीड ड्रिल नहीं, सीड ड्रिल खाली। ठीक है, ये कैसा है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इसे बोने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बातें करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं वीड्स के बारे में कि भाई इसमें खरपतवार प्रमुख कौन कौन से लगते हैं। तो देखो, इसमें अगर खरपतवारों के बारे में बात करें, वीड्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसका जो प्रमुख खरपतवार है ना, वो तो आपको सबको पता है, वो है रूखड़ी। अब रूखड़ी को बोला जाता है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, ध्यान रखना भाई, इसे बोला जाता है स्ट्राइगा। जो आपका रूखड़ी है, इसे क्या बोला, ए को हटा लो, यहां आई कर दो, ये लो साहब, स्ट्राइगा, इसे बोला जाएगा स्ट्राइगा। ठीक है, ये एक अर्ध कैसा खरपतवार है, अर्ध खरपतवार आपके होते हैं। ये जो परजीवी जो खरपतवार है ना, ये परजीवी खरपतवार है मुख्य रूप से। और जो परजीवी खरपतवार हैं, इनको ध्यान रखना, ये 4 तरह के होते हैं। पूर्ण तना परजीवी, उसके बाद अर्ध तना परजीवी, इसके बाद पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये कैसा है, अर्ध जड़ परजीवी है, अर्ध जड़ परजीवी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है, इससे पहले औरोबैंकी के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, अगर इसके बारे में और थोड़ा सा इसका नियंत्रण और देख लो, इसके नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं, 2,4-D का प्रयोग। ठीक है भाई, इसका प्रयोग किसका करेंगे, 2,4-D का। 2,4-D का आप कर सकते हैं 500 ग्राम। ठीक है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखो आगे देखते हैं, आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो प्रमुख परजीवी खरपतवार हैं, परजीवी खरपतवार, ये देखो आपको याद रखने हैं किस तरह से। ये आपका पौधा है, ठीक है, ये पौधा है आपका, और ये इस पौधे की क्या है, जड़ है। ठीक है, ये आपको पता है, ये तना भाग कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, जड़ भाग कहलाता है। अब ये तना है ना, इस तने को आप बांट दीजिए पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, और इसे बांट कह सकते हो नीचे की तरफ अर्ध तना परजीवी। ठीक है, वहीं आप जड़ वाले भाग में कह सकते हैं कि पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी। ठीक है, और यहां कह सकते हैं कि अर्ध जड़ परजीवी। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये पौधा हो गया आपका, इस पौधे में किस तरह कह सकते हैं कि पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी। स्टेम का वो हो गया, और रूट के लिए ये हो गए। आपको इसमें एक याद रखनी पड़ेगी ट्रिक, और वो ट्रिक है CLOS, यानी कि क्लोज, CLOS,
क्लोज नामक ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और इसी से आपका काम हो जाएगा, यानी कि सी से कस्कुटा, ठीक है। एल से होएगा आपका लॉरेंथस, ठीक है। लॉरेंथस के बाद ओ से होगा आपका ओरोबैंकी, ओरोबैंकी, और जो एस से होगा आपका वो होगा स्ट्राइगा, इसको भी हिंदी में लिख लो, स्ट्राइगा, ठीक है बाबू। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट। देखो ओरोबैंकी है, ये सरसों में याद रखना है, स्ट्राइगा है, बाजरा आ जाएगा। ये है आपकी जितनी भी आपकी जो लकड़ी वाले जो पौधे हैं ना, जिसमें मतलब ज्यादा भाग में क्या पाई जाती है, लकड़ी पाई जाती है, जैसे आम हो गया और भी बहुत सारे हो गए, है ना। इसी के साथ कस्कुटा है, ये भी आपको याद रखना है, बरसीमिया रेंज का वगैरह इनमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर इसको देख लेना है। इसी के साथ अगर मैं अन्य खरपतवारों में बात करूं कि इसके अन्य खरपतवार कौन कौन से हो सकते हैं, अन्य खरपतवार, देखो मैंने इंपॉर्टेंट तो आपको बता दिए कि अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो पूछेगा कि बाजरा है उसमें कौन सा परजीवी खरपतवार है, तो वो तो आपको बता देना है कि ये कैसा है, पूर्ण जड़ परजीवी है, अर्ध जड़ परजीवी है, जैसा भी वो बता देना है। लेकिन अब आपसे कुछ ये भी याद रखने हैं, जैसे कि जंगली चौलाई भाई इसे बोला जाता है एमरेंथस स्पीसीज। इसी के साथ दूब घास इसे बोला जाता है बच्चों साइनोडोन डेक्टाइलोन। इसी के साथ मोथा भी लिख सकते हो आप इसमें, मोथा, और मोथा को बोला जाता है साइप्रस रोटेडस। तो ये आपके क्या है, इसमें वेरी थोड़े से मोस्ट क्या हो जाते हैं, खरपतवार हो जाते हैं। अब इन खरपतवारों के जो इनके शाकनाशी है, जो प्रमुख रूप से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है इन खरपतवारों को मारने के लिए, वो एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, प्रमुख शाकनाशी। प्रमुख शाकनाशी कौन सा है भाई बाजरे का, वो है एट्राजीन। क्या है भाई, एट्राजीन। यह है आपका एट्राजीन, इसका 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगर हम और आगे बात करें खरपतवार के बारे में, तो वो बात करेंगे किसके बारे में, इसकी जलवायु के बारे में, कि भाई जो आपका ये जो बाजरा है इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए। इसके लिए जलवायु आपको पता है, जलवायु कैसी होनी चाहिए, राजस्थान में उग रहा है तो उष्ण होनी चाहिए, या फिर आप इसे बोल सकते हो गर्म, ठीक है, ऐसी जलवायु होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि इसके लिए तापमान कितना उपयुक्त रहता है, तो तापमान देखो कुछ बताते हैं 25 से 32, कुछ बुक में लिखा हुआ है जो 25 से 30, लेकिन आपको जो मैक्सिमम रखना है वो रखना है इसका 20 से 32 डिग्री सेल्सियस। कितना रखना है बच्चों, 20 से तापमान वो रखना है 20 से 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसके लिए मृदा कैसी चाहिए, तो मृदा अगर उपयुक्त मृदा की बात करें, सॉइल की बात करें, तो वो होनी चाहिए दोमट, ठीक है। वहीं पीएच के बारे में बात करता हूं, पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच होना चाहिए उपयुक्त के लिए 6 से 8, ठीक है, ये होना चाहिए उपयुक्त पीएच। बाकी आप किसी भी भूमि में कर सकते हो, उत्पादन तो देगी थोड़ा बहुत, लेकिन उपयुक्त कौन सा होता है आपका 6 से 8। ये जो पीएच है ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की जो सांद्रता रहती है उसको प्रदर्शित करता है। और इसकी जो खोज की थी वो खोज एक एसपीएल नामक जो वैज्ञानिक था उसने इस शब्द को दिया था पीएच को, और ये दिया था उन्होंने 1909 में। ये भी थोड़ा याद रख लेना, साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि जो इसके सिट्टे हैं, देखो ये सिट्टे बोला जाता है, इनको जानते हो वैसे आप, ये सिट्टे हैं। इन सिट्टों को पौधे से कब अलग करना चाहिए,
इन सिट्टों को पौधे से कब अलग करना चाहिए? तो ये बता रहा हूं मैं आपको, इन सिट्टों को पौधे से अलग करना चाहिए जब इनमें सिट्टों को पौधों से अलग कब करना चाहिए? जब उनमें 20% क्या बचे? नमी, 20% नमी रहे, तब उन्हें क्या कर लेना चाहिए? अलग कर लेना चाहिए। भंडारण करना है तो भंडारण तो आप जानती हो 10 से 12 डिग्री से, वो 10 से 12% नमी होनी चाहिए सीरियल क्रॉप में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रख के चलना है, क्योंकि ये क्या है आपका सिट्टों को किससे अलग कर रहे हैं? पौधे से अलग कर रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे सीड रेट के बारे में कि बीज दर कितनी चाहिए। सीड रेट ये होती है बीज दर। अब ये बीज दर है ना, ये भी विभिन्न तरह की है। देखो, अगर सामान्य आपसे पूछ रहा है, सामान्य, तो आपको कितनी सामान्य में आपको विशेष याद रखना है कि 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर ही रहेगी, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि चारे के लिए ये होती है 10 से 12 केजी। अब देखो, यहां तो ये तो आपको आता ही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन वो इनमें से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए, किसके लिए? ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितनी चाहिए? तो यहां लिखना है आपको ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपाई के लिए। तो रोपाई के लिए चाहिए बच्चों 2 केजी प्रति हेक्टेयर, मतलब कि नर्सरी के लिए कितनी चाहिए? 2 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए, ये सबसे उपयुक्त होती है। इसके 1 हेक्टेयर में लगभग कितने पौधे होते हैं? कई बार पूछ लिया जाता है। 1 हेक्टेयर में जो पौधों की संख्या है, 1 हेक्टेयर में जो पौधों की संख्या है, 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या बच्चों ये कितनी रहनी चाहिए? वो रहनी चाहिए आपकी 1,66,000 होती है। ये लो भाई, 1,66,000। इसके 1 हेक्टेयर में कितने पौधे मिलते हैं? 1,66,000 पौधे होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बीज की गहराई के बारे में बात कर दे, बीज की गहराई, बोने के लिए बीज की गहराई कितनी रखेंगे? वो रखते हैं 1.5 से 2 सेमी। अब देखो, इसमें भी एक आपको मैं बता देता हूं कि जो 1 से 1.5 सेमी है ना, वो सॉरी 1.5 से 2 सेमी है, वो मानती है आपकी जेट। एक जेट का एग्जाम लगा था, उस जेट के एग्जाम में जो सही कौन सा माना था? वो माना था आपका 1 से 1.5 से 2 सेमी। लेकिन आईसीएआर का एग्जाम लगा था ना, तो आईसीएआर ने माना था 2 से 3 सेमी। ये माना था आपके आईसीएआर ने। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसी के साथ अगर रोपण दूरी की बात करें, रोपण दूरी, तो रोपण दूरी जो होती है वो होती है इसमें 45 × 15 सेमी, 45-15 रहती है। रोपण दूरी कितनी रखते हैं? 45-15 रखी जाती है। ये जो ट्रांसप्लांटिंग है, इसे भी किसने बताया था? आपके आरसी गौतम ने ही बताया था। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी उपज कितनी प्राप्त हो जाती है। देखो, उपज देखो आपकी ये है 2 तरीके से। एक तो है असिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्रों में, और एक है आपके सिंचित क्षेत्रों में। सिंचित क्षेत्रों में दोनों में अलग अलग है। अगर आप असिंचित में बोते हैं इसे, तो कितनी है? 6 से 7 क्विंटल लगभग क्या हो जाती है? उपज प्राप्त हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों? 6 से 7 क्विंटल। और अगर आप इसे सिंचित में बोते हैं तो 18 से
20 क्विंटल क्या हो जाती है, उपज प्रति हेक्टेयर क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ये इसकी क्या है, एक सामान्य सामान्य जो जानकारी थी वो हमने इसकी पूरी को देख लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ अगर एक मोटिवेशनल अगर शायरी भी हो जाए तो वो भी हो जाएगी आपकी साथ के साथ। तो देखो कि हम कह सकते हैं कि जब संघर्ष ना होना जिंदगी में तो उसका मजा नहीं है। कि हम अगर इसमें कहें, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, फिर बात करते हैं उसके बारे में। वो बात करेंगे किस्मों के बारे में, वेराइटीज। तो वैरायटी देखेंगे इसकी कि इसकी वैरायटी कौन कौन सी अच्छी हैं और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो देखो इसकी वैरायटी के बारे में बात करें तो जो इसकी प्रथम वैरायटी है वो है HB1। इसे बोला जाता है हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट। ये विकसित की गई थी आपकी 1965 में। कब की गई थी, 1965 में। और 1965 में इसे किया था साहब DS अटवाल ने। अटवाल, DS अटवाल ने इसे सर्वप्रथम क्या किया था बच्चों, विकसित किया था, विकसित किया। इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये जो वैरायटी है HB फर्स्ट, ये किस किस के संकर से बनी है, ये जो वैरायटी है ये किस किस के संकर से बनी है, तो इसका संकरण है टिफ्ट 23A इंटू BIL3B। इन दोनों के मिश्रण से ये क्या बनी है, आपकी एक वैरायटी बनी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट, या इसे HB फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका डॉक्टर DS अटवाल है, इन्होंने इसको कहां पर विकसित किया था, इन्होंने इसे विकसित किया था PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहां पर क्या किया था, इन्हें विकसित किया था। ये कहां पर है आपकी, लुधियाना पंजाब में पड़ती है भाई, लुधियाना पंजाब में। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको यहां पर इसकी सामान्य जो फर्स्ट जो आपकी क्रॉप है जो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा देखना है। वहीं एक आपकी एक किस्म और है जिसका नाम है पूसा मोती, पूसा मोती। ये किस्म है ना, ये निकाली गई थी ICAR के द्वारा निकाली गई सबसे पुरानी है भाई, सबसे पुरानी किस्म है। ठीक है, सबसे पुरानी कौन सी है, पूसा मोती है। ये किसके द्वारा निकाली गई है, ICAR के द्वारा निकाली गई है। इसी के साथ एक जो किस्म आती है वो आती है आपकी धन शक्ति, धन शक्ति। ये सबसे वेरी मोस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, स्टार लगा लो भाई इसके ऊपर। तो ये किस्म अभी विकसित की गई है और बहुत ही अच्छी किस्म है। ये बायो फोर्टिफाइड किस्म है। कैसी है, बायो फोर्टिफाइड, मतलब पोषक जो गुण है इसके वो कैसे हैं, अधिक है। अन्य किस्मों की तुलना में जो इसमें पोषक गुण है वो क्या है, अधिक है। ये कैसी किस्म है, बायो फोर्टिफाइड है, बायो फोर्टिफाइड किस्म। ठीक है, ये जो आपकी बायो फोर्टिफाइड किस्म है, इसको जो विकसित किया था, इसको जो विकसित किया था वो किया था आपके डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज ने। किसने, डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज ने इसे विकसित किया था। और इसका जो पोषक मान होता है वो अधिक होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि अधिक पोषक मान, अधिक पोषक मान अन्य किस्मों की तुलना में। ठीक है, और इसे किसे विकसित किया था, इसे किया था डॉक्टर महालिंगम
महालिंगम, डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज, इनके द्वारा इसे क्या किया गया था बच्चों, इसे विकसित किया गया था। डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज के द्वारा इसे विकसित किया गया था। और आपके जो डॉक्टर गोविंदराज महालिंगम है, इन्हें बोरलॉग पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है 2022 का। अगर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बाकी ये पूछा नहीं जाएगा कि जो 2022 है, 22 का बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त हुआ है भाई इन्हें, बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार में क्या होता है, इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। एक तो 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये एक आपकी कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है कोरोमंडल उर्वरक कंपनी है। उस कोरोमंडल उर्वरक कंपनी के द्वारा ये क्या किया जाता है बच्चों, ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। इसी के साथ अगर इसकी कुछ और वैरायटीज के बारे में बात करें, इसके अलावा ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है धन शक्ति के बारे में, ये वेरी मोस्ट है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी कुछ और वैरायटी, तो इसकी है MH 179 यानी कि 179। ये जो किस्म है ना, ये बाजरे की किस्म है। और इस जो किस्म है, इस किस्म की जो बाली है, उस पर रोम पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे क्या है, पक्षी नहीं खाते, पक्षी नहीं खाते। पूछ ले भाई, पता थोड़ी है कि किस बाली पर रोम नहीं पाए जाते, कौन सी किस्म है जो जिसकी बाली पर रोम नहीं पाए जाते। तो वो जो रोम नहीं पाए जाते वो आपकी कौन सी है, MH 179 को आपको याद रखना है। ये 89 और 79 इसमें जीवन भर कंफ्यूज रहता है, और ये रहेगा ही। ये 79 है, वो 89 है, ये 79 80 है, वो 89 90 होता है। ठीक है, ये हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता ही रहता है भाई। एक होती है आपकी HHB 67, HHB 60 है ना, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। यही आप एक ये भी याद रख सकते हैं, RHB 90, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी, दुर्गापुरा से विकसित की गई है भैया। यह राजस्थान हाइब्रिड बाजरा, ये कहां से विकसित की गई है, दुर्गापुरा से। इसी के साथ एक और आप याद रख सकते हैं WCC 75। इसको तो भाई हर एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट विद्यार्थी जानता होगा इसे। WCC 75, राज 171, राज 171। यही बात करूं PHB 10 भाई, RHB 10 किसकी है, वो आपकी धान की है। और PHB 10 किसकी है, मक्का की है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राज 171 हो गया। इसी के साथ BJ 104, BJ 104। और अगर और भी देख लो, अगर आपको कोई याद आ रही है, ऐसी ही बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे कि RHB 30 हो गई है ना, ये भी बहुत सारी वैरायटी हैं, आप इनको भी लिख सकते हो। जैसे RHB 30, ये क्या है, शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, थोड़ा सा इसमें लिख लो, शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त, शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त, ये लिख लेना। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा आपको क्या है, ध्यान रखना है। इसी के साथ हम आगे जो बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेना है तो, बाकी आपको याद तो होगा ही होगा। ये यही बात करते हैं, एक किस्म और याद रख लेना, इसमें संकुल पूछी जा सकती है, जो संकुल किस्म है। ठीक है, ये थोड़ी सी याद रख लेना। ये है आपकी ICT 82, ICT 82 कितनी है, 3, 8203 है। ये है आपकी कैसी, संकुल है। इसी के साथ ये तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई। यहां से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, नो टेंशन रहिए, बिल्कुल बेझिझक होकर रहिए, इसमें से नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन बाहर। इसी के साथ अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। रोग देखते हैं जिन्हें डिसीज बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो, इसका जो पहला रोग होता है ना, उस पहले रोग के बारे में बात करेंगे।
इसके पहले रोग के बारे में बात करेंगे कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है इसका पहला रोग कौन सा, ये रोग है आपका हरित बाली रोग। हरित बाली रोग, इसे बोला जाता है ग्रीन ईयर डिसीज। ठीक है, इसे बोला जाएगा ग्रीन ईयर डिसीज। इसे बोला जाएगा तुलसीता। इसको किस नाम से जान सकते हैं, और तुलसीता भी इसे बोलते हैं। अरे ये लो भाई, तुलसीता लिख दो भाई, तुलसी मत लिखने ना भाई, तुलसीता। ठीक है, और किस नाम से जान सकते हैं इसे, और आप डाउनी मिल्ड्यू भी इसे बोल सकते हो, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, इसी के साथ आप इसे किस नाम से जान सकते हो, एक और, इसे जोगिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जोगिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे बोला जाएगा जोगिया। गांवों में इसे जोगिया के नाम से जानते हैं, गांवों में। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका एक और नाम यहां पे आप लिख सकते हो, इसे बोलते हैं मृदु रोमिल आसिता। मृदु रोमिल आसिता, आसिता रोग। एक चीज आपको याद रखनी है, बाजरे में जितने भी रोग होंगे वो सभी रोग कवक जनित होंगे, वो कवक से होते हैं। ठीक है, एक जो भी रोग आपसे पूछ ले बाजरे में वो कवक से ही होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ये जो हरित वाली रोग है ना, इसे सर्वप्रथम जो खोजा था, सर्वप्रथम खोजा किसने खोजा, वो खोज सकता है आपका ईजे बटलर, ईजे बटलर। ठीक है, इस ईजे बटलर ने इसे सर्वप्रथम कहां पर खोजा था बच्चों, इसे भारत में खोजा था। कहां पर खोजा था, आपके इंडिया में खोजा था। वहीं देखते हैं कि ये मृदा और बीज जनित रोग है। कैसा है, मृदा और बीज जनित, ये भी लिख सकते हो आप इसे, मृदा एवं बीज जनित रोग, बीज जनित रोग। ठीक है, ये मृदा से भी होता है। इसके जो स्पोर्स है ना, जो बीजाणु है, वो क्या होते हैं, मृदा में चले जाते हैं और मृदा में जीवन भर क्या रहते हैं, जिंदे बने रहते हैं। जैसे फसल उगाते हैं फिर दोबारा से क्या फसलों में लग जाते हैं। तो ये जो रोग है ना, ये हर जगह पाया जाता है। बाजरा उगाए जाने वाले सभी स्थानों पर, बाजरा उगाए जाने वाले सभी स्थानों पर पाया जाता है, सभी स्थानों पर। ठीक है, इस रोग को सब जगह देखा जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि हरित वाली रोग है ना, इसमें पता है क्या होता है, इसके लक्षण पता है क्या, इसके लक्षण ये है कि जो सिट्टे होते हैं ना, जो सिट्टे लगते हैं, जो बाली लगती है, उसके स्थान पर पत्तियों जैसी संरचना बन जाती है। मतलब जो सिट्टे हैं आपके, उनमें क्या होता है, पत्तियों जैसी संरचना बन जाती है। सिट्टों के स्थान पर, सिट्टों के स्थान पर पत्ती जैसी संरचना, पत्ती जैसी संरचना। ये सचन लिख दिया, सचन लिख दिया, ये रे बाबा, और उतार लो इसको, संरचना कर लो, संरचना, संरचना। ठीक है भाई, ये पत्तियों पर कैसी आ जाती है, ये इसका क्या है, लक्षण है इस रोग के। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। वहीं अगर इसके पैथोजीन के बारे में बात करें, इसका जो रोगजनक है उसके बारे में बात करें, तो इसका रोगजनक है वो क्या है, रोगजनक यह है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला। अरे अरे बाबा, इसमें 3 रोग हैं खाली, इसके 3 रोग हैं, और 3 रोग से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा।
ये 3 रोग आप कर लो। इसका जो एक रोगजनक है वो क्या है, ये कवक है भाई, कवक लिख लेना इसके पीछे। ये कौन सा है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला क्या है, एक कवक है। इस रोग की ना 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक तो होती है मृदुरोमिल आसिता अवस्था और एक होती है हरित बाली अवस्था। अब जो मृदुरोमिल आसिता, 2 अवस्थाएं लिख लो आप इसकी। पहले ये देखो 2 अवस्थाएं होती हैं इसकी, 2 स्टेज होती हैं, ठीक है। ये लो जी, एक तो है इसकी कौन सी, मृदुरोमिल आसितावस्था, मृदुरोमिल आसितावस्था, और एक है हरित बाली अवस्था, हरित बाली अवस्था, ठीक है। एक तो मृदुरोमिल आसिता अवस्था और एक है हरित बाली अवस्था। इस मृदुरोमिल आसिता अवस्था में जो इसका पुष्प क्रम है ना वो पत्तियों में बदल जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो हरित बाली अवस्था है, इसमें क्या होता है, पूरा संपूर्ण पौधा है वो बाली के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है, हरी दिखाई देती है बाली पूरी तरीके से। और इसका कोई उपचार नहीं है, इसका उपचार खाली एक है कि इसको रिडोमिल से उपचार कर सकते हैं। उपचार इसका क्या है, इसका उपचार है रिडोमिल है, इसका छिड़काव कर दो आप, रिडोमिल है इसका स्प्रे कर दो और इसका क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, रिडोमिल, ठीक है जी। इसका क्या करना है, आपको उपचार करना है। ध्यान रखना है, रोग फर्स्ट है आपका कौन सा, ये है हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिसीज के नाम से जानते हैं। मृदुरोमिल आसिता भी बोला जाता है, गांव में जोगिया के नाम से जानते हैं। इसको देखो सिट्टो के स्थान पर पत्ती जैसी संरचना बन जाती है। आपको यह याद रखना चाहिए कि इसके पत्ती जैसी संरचना इसमें बन जाएगी। इसी के साथ इसका रोग जनक तो आपको विशेष तौर पर क्या है, याद रखना ही रखना है कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला क्या है, इसका रोग जनक है। ये किसकी, इसकी थोड़ी जो फर्स्ट इसका रोग है उसके बारे में जानकारी हमने ले ली। इसका दूसरा रोग पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। अब इसका जो रोग आता है वो आता है दूसरा रोग, और जो दूसरा रोग है वो है अर्गट। अर्गट ये जो है इसका दूसरा रोग है, ये भी कवक से ही होता है, कवक जनित है भाई। ये भी मैं कह रहा हूं इसमें सब रोग हैं, जितने भी रोग होंगे वो सब कैसे हैं, कवक जनित ही हैं। अब इस रोग को किन किन नामों से जाना जाता है वो देख लीजिए। इसको बोला जाता है चिपका रोग, चिपका रोग। इसे बोला जाता है चेपा रोग, चेपा रोग, ठीक है। ये अर्गट रोग को बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी अर्गट रोग के नाम से इसे गांवों में नहीं जाना जाता, वहां चिपका या फिर चेपा रोग से ही जाना जाता है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है जो सबसे मोस्ट है, वो है कि एक आपत्तिजनक रोग है, विशेष तौर पर यह एक आपत्तिजनक रोग है, आपत्तिजनक रोग है। कैसा रोग है, आपत्तिजनक रोग है। सिर्फ इसमें यह विशेष ध्यान रखना है कि यह एक आपत्तिजनक रोग है, क्योंकि यह इसमें वेरी वेरी मोस्ट बनता है, जो अन्य रोगों की तुलना में कुछ अलग है। यह जो होता है इसका अगर रोग कारक की बात करें, रोग कारक, तो इसका रोग कारक है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस वही कवक से होगा, तो कवक तो आपको लिखवाने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसके जो लक्षण है ना वो लक्षण ये हैं, लक्षण इसका एक याद रखना है कि इसमें शहद जैसी द्रवित पदार्थ की बूंदें दिखाई देती हैं, शहद जैसी द्रवित पदार्थ की बूंदें। भाई द्रवित कैसे लिखते हैं, अब द्रवित लिखना सीखना पड़ेगा पहले। द्रवित बूंदें, ये याद रखना, ठीक है। ये इसका क्या है, लक्षण है कि इसमें जो द्रवित जो शहद है उसकी जो द्रव की बूंदें हैं, द्रव जैसी बूंदें क्या होती हैं,
मिलती हैं इसकी। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस है, ठीक है, ये जो कवक है, इस कवक से एक क्या प्राप्त होता है, आर्गोटीन प्राप्त होता है, आर्गोटीन, आर्गोटीन। अब ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है, आर्गोटीन ये क्या है, एक होता है बच्चों विष, ये क्या होता है, विष, यानी कि ये जहर है। ये किस तरह से बनता है, जो आपका कैल्विसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस जो कवक है, इसके जो स्कॉलर्सिया बनते हैं, इसके स्कॉलर्सिया बनते हैं, उनसे ये पदार्थ प्राप्त होता है। यानी कि जो कैल्विसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस है, इसके स्कॉलर्सिया से, स्कॉलर्सियम से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या है, वो प्राप्त होता है आपके पास, क्या प्राप्त होता है, आर्गोटीन। क्या प्राप्त होता है, आर्गोटीन। आर्गोटीन है, ये प्राप्त हो गया आपको, ठीक है। अब ये आर्गोटीन है ना, ये क्या है, एक जहर है। अब जब इस जहर, इस रोग से जनित जो बाल है उसमें ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा तो उसमें आर्गोटीन पाया जाएगा। और जब इस आर्गोटीन को पशु खा लेता है, पशु खा लेता है, अगर इस आर्गोटीन को पशु खा लेने पर, पशु के खा लेने पर एक रोग होता है जिसको नाम है आर्गोटोनिक्स, आर्गोटिज्म बोल दीजिए इसे, आर्गोटिज्म नामक एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, आर्गोटिज्म या आर्गोटोनिक्स रोग हो जाता है। आर्गोटोनिक्स भी आप उसे लिख सकते हो। ये दोनों रोग, मतलब ये रोग एक ही हैं, लेकिन ये रोग हो जाता है। और इस रोग से पता है क्या होता है, इस रोग से जो पशु है, जो पशु है आपका, उस पशु में गर्भपात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो विशेष समस्या उत्पन्न होती है वो पशुओं में गर्भपात, पशु में गर्भपात। भाई साहब, सबसे खतरनाक एल्कलाइड होता है ये सबसे खतरनाक विष है जो इस रोग में पाया जा रहा है, और इसके कारण ये समस्या उत्पन्न होनी है। इसी के साथ अगर ये नहीं होती है, इसकी कम मात्रा ली जाती है, तो सिर चकराना, सिर चकराना, सिर चकराना के बाद इसी के साथ और भी पेट दर्द, पेट दर्द, मनुष्य खा लेता है तो पेट दर्द, उल्टी हो सकती है, अतिसार, है ना, ये सभी क्या हो जाती हैं, बीमारी हो जाती हैं। मनुष्य में ये हो जाती है और पशुओं में पशु का गर्भपात हो जाता है। इसी के साथ इसकी भी दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसकी दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, दो अवस्था, एक तो इसकी अवस्था है मधु बिंदु अवस्था, मधु बिंदु अवस्था। अब देखो, ये जो मधु बिंदु अवस्था है ना, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मधु बिंदु अवस्था में क्या होता है, मधु यानी कि शहद, और शहद की तरह का क्या आ जाता है, पदार्थ। इसे हनी ड्यू स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, हनी ड्यू स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, हनी ड्यू स्टेज, ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो दूसरी स्टेज है वो है स्कोलर, वो कौन सी स्टेज है आपकी, वो है स्कोलर्शियम स्टेज, स्कोलर्शियम स्टेज। भाई क्या है, मधुबिंदु अवस्था में यह आपकी क्या है, बाली है, सिट्टा है। इस सिट्टे पर द्रवित बूंदे क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी शहद की। अब जो ये शहद की जो बूंदे चिपक रही हैं, दूसरी अवस्था में ये बूंदे कठोर हो जाती हैं और पूरी बाली को ढक लेती हैं। और इस अवस्था को फिर क्या नाम दे दिया जाता है, स्कोलर्शियम अवस्था दे दिया जाता है। ये जो अवस्था आती है ये आपकी 10 दिन बाद आती है, इससे 10 डेज बाद, DAS यानी कि डे आफ्टर, डी आफ्टर सोइंग, मतलब कि इसके बाद ये क्या आती है, इसकी स्टेज आती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इसका रोकथाम क्या हो सकता है, इस रोग का अगर रोकथाम देखें ना, रोकथाम बहुत सरल है। 20% नमक के घोल में
नमक के घोल में डुबो कर क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। या फिर कैप्टोन का प्रयोग कर सकते हैं 3 ग्राम। कैप्टोन का प्रयोग भी आप 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उपचार करके बीजों को बो सकते हैं। ठीक है, वो भी आप देख लीजिए, लिखना चाहो तो लिख लो कैप्टोन, कैप्टान या कैप्टोन। कैप्टान का 3 ग्राम का प्रति केजी उपचार करें, प्रति बीज प्रति केजी उपचार। ठीक है, ये याद रखना भाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगला जो इसका रोग है उस रोग के बारे में देखें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ अगर अगले रोग के बारे में बात करें तो वो कौन सा रोग है, वो है आपका कंड। कौन सा रोग है, कंड। इसे बोलते हैं स्मट। बाबू इस रोग में क्या होता है, इस रोग में ये होता है कि जो बाली है ना, बाली पर जो दाने होते हैं, ये दाने कैसे होते हैं, ये दाने दिखने में हरे दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि ये दाने बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन इन दानों को जब फोड़ कर देखा जाता है तो इनमें क्या मिलता है, इनमें एक सफेद रंग की चूर्णिल आसिता वृद्धि दिखाई देती है, जो बहुत ही हानिकारक रहती है। मतलब ये रोग जो होता है ये भी आपका कवक के द्वारा ही होता है, और जो इसका कवक है वो कौन सा है, वो है टॉलीस्पोरियम टॉलीस्पोरियम पेनिसिलेरी। पेनिसिलेरी, ये विशेष ध्यान रखना है भाई। ये इसका क्या है, रोगजनक है, वो कवक है। मैं कह रहा हूं तीनों रोग कवक से होते हैं। मैंने 10 बार 1000 बार ये बात बोल दी, ये कवक से होंगे, आपको ये याद रखना ही रखना है। लक्षण की बात करें तो लक्षण तो भाई आपको याद रखना है, दानों में सफेद रंग का चूर्ण, सफेद रंग का चूर्ण। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं आगे, तो ये भी कैसा है, मृदा जनित रोग है, मृदा जनित है। कैसा है, मृदा जनित है। ये लिख दो, ये लगा दिए एक और तीर। ठीक है, तो और इसके उपचार के लिए इसका एक ही उपचार है, इसका उपचार है आप वीटावैक्स का 0.2% का प्रयोग करें। वीटावैक्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, वीटावैक्स ये एक दवाई आती है, इसका प्रयोग करें 0.2% का, 2% का क्या करें, प्रयोग करें। ये इसका क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, इसका उपचार हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें, अब इसमें देखो ये इसके तीनों रोग पढ़ लिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कीट, इसमें क्या है, कीट लगते हैं कुछ कीट। ये कीट हैं, ये इंसेक्ट हैं। ठीक है, इन्हें देख लीजिए, इंसेक्ट है ना जो आपके, इसमें एक जो पहला जो इंसेक्ट लगता है वो है आपका दीमक। इसका दीमक लगता है, दीमक को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। क्या नाम से जाना जाएगा, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। यह एक सामाजिक कीट है। मतलब सामाजिक कीट कैसे है कि ये समाज की तरह रहता है, जैसे हम रहते हैं ना समाज में, ऐसे ये रहता है। इसमें देखो श्रमिक रहता है, राजा रहता है, रानी रहता है, इसी के तरह मतलब सभी तरह के एक क्या रहते हैं, एक समाज में रहता है। इसका जो नाम है वो है ओडेंटोटर्मिस टर्मिस ओबेसस। और इसका बाद जो दूसरी आती है, एक कीट और आता है, इसमें सफेद लट भी लग जाता है कई बार। सफेद लट जो इसके पूरे भाग को खा जाता है, सफेद लट। यह है होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया, होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। कॉन्सेन, अरे ये क्या हो रहा है, गुनिया। देखो इसकी और भी वो पाई जाती है, इनको 3 तरह की पाई जाती है।
होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया, होलोट्रिकिया सीरेटा, और एक और होती है ना। तो विशेष आपको क्या है यही ध्यान रखना है कि ये होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया के कारण फैलता है। एक और लगता है इसमें टिड्डा लगता है, टिड्डी नहीं टिड्डा लगता है, टिड्डा, जिसका नाम क्या है सिस्टोसर्करा ग्रिगेरिया, सिस्टोसर्करा ग्रिगेरिया, ग्रीगेरिया या ग्रीनेरियम, ग्रीगेरिया या ग्रीनेरियम कर दो, एक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा एक और इसमें पाया जाता है वो है कातरा, और आप उसको जानते हो एमसेक्टा मूरी, कोई लिखाने की आवश्यकता है नहीं, बाकी फिर भी अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो। चलो लिखाई देते हैं कातरा, एमसेक्टा मूरी। अब इसका उपचार पता है कैसे करते हैं? ये आपका मान के चलो खेत है, ठीक है, और ये आपके पड़ोसी का खेत है। अब मानो अगर इसमें ये कातरा आ जाता है, ठीक है, तो इसके जो अंडे हैं या इसकी जो वृद्धि जब होती है ना, इसको रोकने के लिए, ये तो आपका खेत है, ये आपका लिख दो भाई, ठीक है, और ये आपके दोस्त का खेत है, तो इसमें अगर ये कातरा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक गहरी खाई खोद देंगे। क्या खोद देंगे बच्चों? एक खाई खोद देंगे, और खाई खोदने के बाद आप क्या करेंगे, उस खाई में मतलब मिथाइल पैरोथियोन या फिर और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, उनको इसमें डाल देंगे, और जैसे ही ये कीट यहां से चलकर इस खेत में घुसने की कोशिश करेगा तो पहले खाई में गिरेगा, और खाई में जो गिर गया वो मर जाएगा, और इसका यही क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। तो इस तरह इसका क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो आपका बाजरा था, बाजरा हमारा कंप्लीट होता है, और आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर होगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई क्लास में फिर सुबह। धन्यवाद।